मैसूर राजघराने की एक राजकुमारी, उसकी शादी जो है वो एक आईएफएस से होती है। मुंबई में वो रहने लगती है और बहुत दौलत थी उसके पास। कहते हैं कि हैदराबाद में भी अ, हवेली थी, मुंबई में भी बहुत बड़ी हवेली थी, बैंगलोर में हवेली थी, और भी हम कह सकते हैं अरब खरबपति थी वो। आईएफएस से शादी करने के बाद वो मुंबई में शिफ्ट हो जाती है, मुंबई में रहती है। शिफ्ट होने की क्या बात, हर जगह उनकी हम कह सकते हैं कि हवेलियां थी। तो वो मुंबई में रह रही होती हैं और उनकी चार बेटियां थी। तीन बेटियां जो हैं वो विदेश में पढ़ रही थी, हस्बैंड अमेरिका में थे, आईएफएस थे। एक बेटी मुंबई में मॉडलिंग सीख रही थी, तो वो साथ में रहती थी। उसके बाद अचानक से वो राजकुमारी गायब हो जाती है, और जब वो गायब होती हैं उस वक्त लगभग उनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल, और आज की कहानी जो है वो एक राजकुमारी की है जो अचानक से गायब हो जाती है। हम बात कर रहे हैं शाकिरा खलीली। शायद आप लोगों ने नाम सुना भी नहीं होगा। शाकिरा खलीली की अगर बात करें तो शाकिरा खलीली एक राजकुमारी थी, मैसूर राजघराने की। और उनको कहते हैं कि जिंदा संगमरमर की कब्र के अंदर जो है दफन कर दिया गया था। और जिस व्यक्ति ने उनको कब्र के अंदर दफन किया था वो रोज पार्टियां उसी कब्र पे सजाता था और थिरकता था। अब वो कब्र कैसी रही होगी आगे आपको पता चलेगा। ये मैसूर राजघराने की राजकुमारी थी, इनके पिता दीवान थे वहां पे। और जैसा कि हमने बताया, इनके हस्बैंड जो थे वो आईएफएस थे। इनका नाम शकीरा खलीली था। इवन यहां तक उस वक्त जब खबरें चली, ये बात है लगभग 1991 के आसपास की, तो अखबारों ने, न्यूज चैनल्स ने इनको नाम दिया डांसिंग ऑन द ग्रेव। मतलब एक कब्र है, और या हम कहते हैं एक ग्रेवयार्ड है जहां डांस हो रहा है। एक ऐसा आशिक जो अपनी मोहब्बत का गला घोट देता है और पूरी तरीके से भी उसको नहीं मारता है। मतलब वो मरती नहीं, केवल बेहोश कर देता है, और उसके बाद जो उसको ताबूत के अंदर जो है डालता है, उसके बाद ताबूत में ताला लगा देता है। फिर ताबूत को जो है एक गड्ढा होता है जहां पर घर के आंगन में ही, उसी में उस ताबूत को जो है दफन कर देता है। और फिर उसके बाद जो है उस पर मार्बल जो है वो लगवाता है। वो भी बहुत महंगा इटालियन मार्बल लगवाता है, जो कि कहते हैं कि काफी महंगा, बहुत ही शानदार उस पे नक्काशी करवाता है। फिर जो है 3 साल तक ताबूत का जो फ्लोर है वो हर शाम जो है वो पार्टी से सजता था। वो अपने दोस्तों को बुलाता था, लड़कियों को बुलाता था, उनके साथ जो है डांस करता था, गाने गाता था, और वो भी लोग जो थे उसके साथ थिरकते थे। लेकिन किसी को भी ये कानो कान खबर नहीं थी कि जहां वो पार्टी कर रहे हैं, जहां वो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, जहां वो शराब पी रहे हैं, जहां वो थिरक रहे हैं, उसके नीचे जो है एक जिंदा महिला दफन है, एक जिंदा राजकुमारी दफन है। और वो कोई करोड़ 2 करोड़ की मालकिन है, बल्कि अरब खरबपति है। इसीलिए कि वहां पे लोग डांस करते थे, नाचते थे, गाते थे, इसको नाम दिया गया कि डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड। बात है 1991 की, अप्रैल का महीना था, और शाकिरा खलीली नमाजी इनका पूरा नाम था। 1991 में जो है ये अचानक गायब हो जाती हैं। दीवान की बेटी थी और बेहद खूबसूरत थी। आपको पता ही होगा कि आज जब जो हम छोटी मोटी चीजें देख के भटक जाते हैं, खूबसूरती अगर आपको देखना है तो कभी कश्मीर जाइए, कभी पहाड़ों पर निकलिए, या हम कह सकते हैं मुंबई जैसी जगहों पर टहलिए, साउथ इंडिया जाइए, वहां पर जो है आपको रियल ब्यूटी मिलती है।
शाकिरा खलीली की 4 बेटी थी, 3 बाहर रहती थी और एक उनके साथ रहती थी। जो उनके साथ रहती थी उनका नाम था शबा खलीली। ये मुंबई में मॉडलिंग की कोशिश कर रही थी और वो भी जो है बेहद खूबसूरत थी। 1985 में जो है शाकिरा खलीली की शादी जो है वो अकबर खलीली से होती है और शादी के बाद 4 बेटियां होती है। अकबर खलीली जो है वो आईएएस अफसर थे और ये ऑस्ट्रेलिया में जो है इंडिया के हाई कमिश्नर थे, मतलब ये इंडियन फॉरेन सर्विस में थे। पूरी फैमिली जो थी वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शाकिरा खलीली को कहीं ना कहीं ये खल रहा था कि उनका एक बेटा नहीं था। 4 बेटियां थी, दौलत की कोई कमी नहीं थी, इतनी दौलत थी कि 7 कुत्ते खा सकती थी शायद आज भी। क्योंकि लोगों के पास एक घर नहीं होता, उनके पास पूरी पूरी हवेली थी। मुंबई में हवेली थी, इसके अलावा हैदराबाद में हवेली थी, बेंगलोर में हवेली थी, यहाँ तक कहते हैं कि दिल्ली भी की कुछ जगहों पर भी उनकी जमीनें थी। और बेटा ना होने की वजह से जो है परिवार में इसको लेकर कई बार जो है लड़ाई झगड़े भी होते थे। और ऐसी चीजों में फिर आदमी क्या होता है कि अंधविश्वास की तरफ भागता है। शाकिरा खलीली एक बार दिल्ली आती हैं 1991 में। वहां उनकी मुलाकात होती है स्वामी श्रद्धानंद से। स्वामी श्रद्धानंद जो है दिल्ली, असल में दिल्ली में जो है यूपी का एक शाही परिवार था, उनके यहाँ पे कोई फंक्शन था तो उसी फंक्शन में वो आती हैं, वो वहीं रुकती हैं और वहीं पर जो है स्वामी श्रद्धानंद से इनकी मुलाकात होती है। ये जो स्वामी श्रद्धानंद था, इसका रियल नेम था मुरली मनोहर मिश्र। मुरली मनोहर मिश्र जो है ये जो यूपी का शाही परिवार था इसमें नौकर था और ये मध्य प्रदेश के सागर का रहने वाला था। लेकिन इसके अलावा इसकी एक और पहचान थी। इसकी पहचान ये थी कि ये टैक्स और प्रॉपर्टी के मामले में जो है बहुत ही तिकड़मबाज था। मतलब ये लोगों के काम कराना या उनको मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें करता था और इवन शाही फैमिली जो थी उनके भी कई सारे काम किया करता था। इसके अलावा इसको तंत्र मंत्र का भी थोड़ा बहुत ज्ञान था। और 1991 में जब ये दिल्ली आती हैं तो वहीं उनकी मुलाकात जो है मुरली मनोहर मिश्र और स्वामी श्रद्धानंद के से होती है और ये उसी के चंगुल में फंस जाती हैं। फंसने का एक कारण ये था कि शादी के दौरान जो है वहां पे जो यूपी की एक राजशाही परिवार था, दिल्ली में रहता था, उनके यहाँ पे शादी थी कोई। शादी के दौरान ही जो है मुरली मनोहर को ये पता चलता है कि जो शाकिरा खलीली हैं उनकी 4 बेटियां हैं लेकिन उनको एक बेटा चाहिए है। और इसी वजह से जो है शाकिरा खलीली जो है वो मुरली मनोहर और स्वामी श्रद्धानंद जो था इसके चंगुल में फंस जाती है। ये उन्हें कुछ अपने तंत्र मंत्र बताता है और दुनिया भर की और भी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा करने से जो है बेटा हो जाएगा। शाकिरा खलीली को एक बेटा चाहिए था और उसे लगा कि स्वामी श्रद्धानंद जो है वो उसकी ये मुराद जो है वो पूरी कर देगा। लेकिन चाहे वो स्वामी श्रद्धानंद हो या आसाराम बापू हो या हम कह सकते हैं एक अभी क्या नाम है उसका, और भी बहुत सारे लोग हैं, कहां तक नाम लें, सबका काम वही है। क्योंकि जादू से बच्चे पैदा नहीं होते, पैदा होते होते तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सो स्वामी श्रद्धानंद को पता चला कि इसको बेटा चाहिए है और स्वामी श्रद्धानंद को ये पता चल जाता है कि ये शाकिरा खलीली जो है ये मैसूर के दीवान की बेटी है, अरबपति है। तो उसने जो है दौलत पाने के लिए जो है इससे नजदीकियां बढ़ाई और वो दौलत का भूखा था। इसके बाद जो शाकिरा खलीली हैं वो अपना शादी वादी वहां अटेंड करते हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं, मुंबई में रहने लगती हैं। लेकिन अब जब वो यहाँ रुकती हैं उसी दौरान इनके
एक हम कह सकते हैं कि वो एज अ ब्रेन वॉश हो गया या जो भी चीजें रही हो, वो कहीं ना कहीं मुरली मनोहर मिश्र के चंगुल में फंस चुकी थी। मुंबई लौटने के बाद जो है एक दिन घर वालों को पता चलता है कि शाकिरा खलीली जो है उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद से जो है शादी कर ली है। जब घर वालों को ये पता चलता है तो परिवार के लिए ये सारी चीजें पचा पाना मुश्किल था। और एक तो एक राजशाही परिवार, पति आईएफएस, बेटियां 3 विदेश में पढ़ रही, और एक तो उम्र भी उस वक्त 48 साल हो चुकी थी। इसके बाद परिवार जो है इनसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लेता है और बाकी जो भी चीजें होती हैं। शाकिरा खलीली जो है अकबर खलीली को तलाक दे देती हैं स्वामी श्रद्धानंद से शादी के बाद। और इनकी जो 4 बेटियां थी उनमें से 3 बेटियां जो है वो पिता के साथ चली जाती हैं। उन बेटियों ने भी इनसे रिश्ता तोड़ दिया। और एक बेटी जो मुंबई में शबा रहती थी, शबा खलीली, शबा खलीली जो है वो अपनी मां के साथ ही रहती है। शादी के बाद जो है जो शाकिरा खलीली थी वो बेंगलोर चली जाती। बेंगलोर में उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, हवेली थी, और बेंगलोर जाती हैं और वहीं स्वामी श्रद्धानंद के साथ जो है रुकना शुरू कर देती हैं। उसके बाद शबा भी जो है वो कुछ दिनों के लिए बेंगलोर जाती है, रहती है, लेकिन उसके बाद उसे मॉडलिंग सीखनी थी और तो वो मॉडलिंग के लिए वापस मुंबई चली जाती है। ये सारी चीजें हो रही थी, लेकिन इसी दौरान जब शबा मुंबई में रह रही थी और शाकिरा जो है बेंगलोर में थी, तो इन दोनों की बातें होती थी। और इवन उनकी 3 बेटियों ने रिश्ता तोड़ लिया था, लेकिन शाकिरा खलीली जो हैं कहते हैं कि हर महीने अपनी चारों बेटियों को जो है बराबर पैसा भेजती थी। शबा तो उनके पास ही रहती थी, लेकिन बाकी की जो 3 बेटियां थी उनको बराबर पैसा भेजती थी और जो प्रॉपर्टी थी वो भी धीरे धीरे उन तीनों बेटियों के नाम कर रही थी। फिर 1991 में जो है एक दिन अचानक शाकिरा खलीली जो है वो गायब हो जाती है। अब वो कब गायब हुई ये किसी को पता नहीं चला, कैसे गायब हुई, कहाँ गई, कहाँ है, गायब होने का कारण क्या था, किससे दुश्मनी थी। तो दुश्मनी अगर देखा जाए तो उसी परिवार से थी कि उन्होंने तलाक दे दिया था। लेकिन एक दुश्मनी ये भी है कि जो स्वामी श्रद्धानंद था उसने शादी क्यों की, उसके पीछे रीजन क्या था। तो ऐसे बहुत से सवाल वहां पे उठे। शबा जो है जब मुंबई से फोन करना शुरू किया तो शाकिरा खलीली जो है फोन नहीं उठाती है। वो उठाएं कैसे, वो तो जा चुकी है। अक्सर माँ बेटे की बात हुआ करती थी, हर रोज बात होती थी, उसमें कोई वो नहीं था। मतलब डेली बेसिस पे जब भी वो अपनी मॉडलिंग से वापस लौटती थी तो सुबह शाम जो है माँ से बात होती थी। इवन 3 लड़कियां जो है वो माँ से बात नहीं करती थी, लेकिन माँ उन लोगों के लिए पैसे जरूर भेजती थी। हर महीने के अंत में जो है पैसे जाते थे। लगातार फोन करने के बाद कभी स्वामी श्रद्धानंद फोन उठाता तो वो कभी कहता कि वो हैदराबाद गई हैं, कभी वो कहता कि विदेश गई हैं, कभी वो कहता कि उन्हें थोड़ा कुछ काम है। ऐसे बहुत सी बातें बताता रहता। कहते हैं ये सिलसिला लगभग 9 महीने तक चलता रहा। उसके बाद जब शबा ने एक दिन कॉल किया और वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि मैं पुलिस में जाऊंगी, पुलिस कंप्लेन करूंगी और मेरी माँ से बात नहीं हो पा रही है, इतने दिनों से वो गायब है, तुम हर रोज मुझे कुछ ना कुछ बता देते हो। इस बात पे श्रद्धानंद झूठ बोलता और कहता है कि जो शाकिरा है, जो आपकी माँ है, वो प्रेग्नेंट है और वो अमेरिका गई हुई है इस वक्त डिलीवरी के लिए। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक अस्पताल है, रूजवेल्ट अस्पताल, वहां पे वो इस वक्त एडमिट है। जब वो ये बात करता है तो शबा जो है वो राजघराने की एक हम कह सकते हैं लड़की, उनकी बेटी वो पढ़ी लिखी थी, पहुंच थी, पिता आईएफएस थे, 3 बहनें विदेश में थी। कितना भी हम कह सकते दूरियां थी, लेकिन कहीं ना किसी तरह वो मदद लेती है। न्यूयॉर्क का जो रूजवेल्ट अस्पताल उसका नंबर निकलवाती है,
उसके बाद उसको उस पर कॉल करती है। कॉल करने के बाद पूछती है कि शाकिरा खलील नाम का कोई पेशेंट है। वहां का जो स्टाफ था जो रूजवेल्ट अस्पताल को, वो सारी डिटेल चेक करता है। डिटेल चेक करने के बाद पता चलता है कि वहां पर इस नाम का कोई पेशेंट नहीं है। जब शबा को ये पता चलता है तो उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत शक होता है। उसके बाद वो दोबारा स्वामी श्रद्धानंद को कॉल करती है तो वो फिर से कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है। अब शबा को थोड़ा सा शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये जो हवेली थी ये अशोक नगर में थी, और अशोक नगर जो है ये काफी कहते हैं पॉश इलाका है, रईस इलाका है। उसके बाद शबा जो है वो जून 1992 में बेंगलोर जाती है। अशोकनगर थाने में जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और सीधे तौर पर स्वामी श्रद्धानंद को जो है दोषी ठहराती, कहती है कि यही मेरी मां के साथ रहते थे और इन्होंने ही उन्हें गायब किया है। उसके बाद जो है पूछताछ होती है स्वामी श्रद्धानंद से, वो गुमराह करता रहता है। लेकिन इसी दौरान जो है वो काला जादू वगैरह जानता था और भी बहुत सारी चीजें उसको आती थी। वो बेंगलोर में बहुत फेमस हो गया था। एक हिसाब से जैसे आजकल के बाबा हैं, वो पहला बाबा था जो फ्रॉड था। राम रहीम और आसाराम बापू और रामपाल और ऐसे बहुत से जो बाबा बने, तो ये जो स्वामी श्रद्धानंद था ये हिंदुस्तान का पहला बाबा था जिसने इतना घटिया काम किया था। और जो काफी उसके बाद से जो है ये सिलसिला शुरू हो गया, रेप मर्डर ये सारी चीजें होने लगी। कहते हैं कि उसके बाद जो है बेंगलोर की जो क्राइम ब्रांच टीम थी वो जांच करना शुरू करती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। अब स्वामी श्रद्धानंद बाबा बन चुका था, पुलिस में उसकी अच्छी खासी पकड़ थी, कोई कांस्टेबल भी इतनी जल्दी हाथ नहीं डालता उस पर। सो उसकी पुलिस में पकड़ थी, पुलिस पर प्रेशर भी था और धीरे धीरे जो है पुलिस जांच करती है लेकिन कुछ नहीं मिलता है। स्वामी श्रद्धानंद से भी पूछताछ होती है लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। बेंगलोर पुलिस पूरी ताकत झोंक देती है लेकिन करे तो क्या करे। इसके बाद 1991 की ये बात है, 92 आता है, 93 आता है, ये सारा बीत जाता है। फिर साल आता है 1994। 1994 की बात है, 29 अप्रैल को क्लोजिंग रिपोर्ट लगानी थी क्योंकि 30 अप्रैल को जो है ये केस जो है बिल्कुल क्लोज करके बंद कर देना था। और बेंगलोर पुलिस ने कहा कि इसमें ये लिखा भी कि जब वो लोग उन्हें क्लोज करना था तो क्लोज करते हुए उन्होंने लिखा कि अब जो है कोई चमत्कार ही हो सकता है जो पता लगा सके कि क्या हुआ था और कैसे हुआ था और कैसे नहीं हुआ था। उस वक्त बहुत सी इतनी टेक्नोलॉजी भी डेवलप नहीं हुई थी, 1991 की बात है, डीएनए वगैरह आ गया था लेकिन बाकी और चीजें इतना नहीं थी। कहते हैं कि सच यही हुआ कि वो चमत्कार ही हो गया। 29 अप्रैल 1994 को जो है ये केस क्लोज होना था और 30 अप्रैल 1994 को केस क्लोज करने के बाद अधिकारी के साइन लेने थे। उसके बाद ये सब कुछ फाइल बंद हो जानी थी। लेकिन क्राइम ब्रांच का एक कांस्टेबल था जो हम कह सकते हैं जो टीम इसमें जांच कर रही थी, उस कांस्टेबल का एक दोस्त था, वो भी कांस्टेबल था लेकिन वो क्राइम ब्रांच का नहीं था, बेंगलोर पुलिस का था। लेकिन जब शाकिरा खलीली गायब हुई थी तो उनके पोस्टर्स या उनके पिक्चर्स जो है कई बेंगलोर पुलिस इवन पूरे बेंगलोर में ही दिए गए थे कि ये महिला है और इनका नाम शाकिरा खलीली है, मैसूर की राजकुमारी दीवान की बेटी हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति उनसे वाकिफ हो चुका था। तो ये जो क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल था, इसका एक दोस्त था जो कि बेंगलोर पुलिस में था। उसकी ड्यूटी जो है एक शराब के ठेके के बाहर लगी हुई थी।
वो वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहा था, सादी वर्दी में था। और नॉर्मली जो भी उसको कोई इनपुट चाहिए होता है या जो भी चीजें चाहिए होती तो वहां पे खड़ा अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसी के पास में, उसी शॉप के आसपास कुछ लोग जो हैं शराब पी रहे थे, और वो शराब पीते हुए जो है अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। उन्हीं में से एक शराबी था, वो कहता है कि ये पुलिस क्या होती है, और हमारे एक साहब को देखिए, हमारे उन्होंने 3 साल पहले एक हत्या की थी, और अपने ही आंगन में दबा रखा है, और पुलिस उनका कुछ नहीं कर पाई, आज तक नहीं कर पाई। जब ये बात वो कांस्टेबल सुनता है तो ऑब्वियस सी बात है, उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन वो भी घात था, ये मान के चलो, उसने भी, वो भी बैक बेंचर था, वो भी पास में पहुंचता है उनके और उन्हें उकसाना शुरू करता है कि क्या फालतू की बातें कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अभी जानते नहीं, ये पुलिस को ये कर देगी वो कर देगी। उसने तो शराब पी रखी थी, वो और चढ़ जाता है, और अब धीरे धीरे वो सारी चीजें उगलना शुरू करता है। कांस्टेबल कहता है ऐसा कौन है ऐसा, तो वो कहता है कि तुमने शबीरा शकीरा खलीली का नाम सुना है। तो कांस्टेबल जानता था, लेकिन वो कहता नहीं, मैं नहीं जानता, कौन शकीरा खलीली। तो वो कहता है कि शकीरा खलीली वही बेंगलोर, सॉरी, मैसूर की राजकुमारी, इतनी खूबसूरत, किसको तुम नहीं जानते हो, पूरा बेंगलोर जानता है। वो कहता नहीं, हम नहीं जानते। कहता है कि उसी की लाश जो है हमारे साहब ने अपने आंगन में दबा रखी, मतलब जो हवेली है, और उसके आसपास जो है उन्होंने एक बार बनाया है जहां पे रोज पार्टी होती, रोज लोग थिरकते हैं। अब ये सारी बातें जब वो बता रहा होता है तो वो, उसको कांस्टेबल जो था वो उसको अपनी बातों में फंसाए रखने के लिए वो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, क्या लंबी लंबी हाँक रहे हो। और फिर क्या होता है कि वो नाम भी बताता है कि मेरे साहब का नाम स्वामी श्रद्धानंद है। लेकिन उसके बाद जो है ये सारी बातें सुन लेता है, और पुलिस वाला जो था, आपको पता है उसको सारी बातें पता थी, लेकिन वो उनसे बहुत सी चीजें उगलवाना चाहता था, कंफर्म करना चाहता था। जब ये बात बताता है कि स्वामी श्रद्धानंद और बाकी चीजों के बारे में, और उसके बाद वो कहता है कि वो जो ताबूत था वो मैंने ही खरीद के लाया था, उस ताबूत में मैडम को जिंदा बंद कर दिया गया था। उसके बाद जो है ये सारी बात बताते हैं, दुकान का नाम बताता है, वो दुकान बहुत फेमस थी कि उस दुकान से हमने खरीदा था ये ताबूत 3 साल पहले। अब वो कांस्टेबल जो है बिल्कुल श्योर हो चुका था कि हाँ, ये व्यक्ति सच बोल रहा है। उसके बाद वो अपने ऊपर के अधिकारियों को सूचना देता है, वहां से पुलिस तुरंत एक्टिव होती है। 3 साल पहले ये केस हुआ था, पुलिस वैसे भी, सोचो अगले दिन ही क्लोजिंग रिपोर्ट लगनी थी। जब ये, उसके बाद जो है पुलिस वाला जो है अपने अथॉरिटी को सूचना देता है, फिर उसको वहीं से जो है रात में उठा लिया जाता है, शराब के ठेके से ही। बाद में पता चलता है कि वो स्वामी श्रद्धानंद का जो है नौकर था, और वो 2 साल पहले उसने जो है नौकरी छोड़ दी थी। उसके बाद वो पुलिस को कहानी सुनाता है, सारी चीजें वो पहले बता चुका था, कांस्टेबल भी पूरी बात बताता है किसने ये सारी बातें कही। पुलिस सबसे पहले जो है उस दुकान में जाती है जहां से वो ताबूत खरीदा गया था। दुकानदार से पूछताछ करती है। दुकानदार से जब पूछताछ करती है तो दुकानदार को याद था, क्योंकि बहुत ही एंटीक ताबूत बनवाया गया था। दुकानदार बताता है कि वो ताबूत जो है खास था। वो डायरी पलटता है और नाम बताता है, वो नाम था स्वामी श्रद्धानंद। उसके बाद जब वो नाम बताता है, उसने कहा कि ये आदम का ताबूत था, मतलब एक बड़ा सा बेहतरीन अच्छे से डिजाइन किया गया था। और उसने बताया कि स्वामी श्रद्धानंद आया था। अब बात यह है कि 3 साल पहले, लेकिन बहुत ही एंटीक चीज, वो इंसान भी बहुत फेमस हो चुका था। तो वो बताता है कि स्वामी श्रद्धानंद आया था और उसने हमसे कहा था कि हमारे पास एक एंटीक मूर्ति है और वो आदमी के कद की बराबर है, मतलब आदमी का पूरा कद है, तो ऐसा ताबूत दीजिए जो कि वो उसमें फिट हो जाए। तो स्पेशली वो ताबूत डिजाइन किया गया था।
उसके बाद अब पुलिस के पास बिल्कुल ठोस सबूत था। पुलिस स्वामी श्रद्धानंद के घर पहुंचती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो पहले तो आनाकानी करता है, पुलिस को भटकाता है, लेकिन पुलिस जब उस नौकर को पेश करती तो कहीं ना कहीं उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अब वो थोड़ा दबता जरूर है, लेकिन फिर वो धमकाना शुरू करता है कि तुम हमें भी जानते हो, मेरी पहचान ऊपर तक है, बहुत सी और चीजें बताता है। लेकिन पुलिस उन्हें उठा लेती है और फिर पुलिसिया स्टाइल में उनसे पूछताछ करती है। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद टूट जाता है और अपनी सारी बातें बताना शुरू करता है। फिर वो बताता है कि 1991 में जो है पहली बार हमारी मुलाकात जो है दिल्ली में हुई। यूपी की एक राजघराने की फैमिली थी, वहां पे शादी थी। वहीं पर जो है मैसूर राजघराने की जो राजकुमारी थी वो मौजूद थी। और हमें पता लगा कि मैसूर में, बेंगलोर में, मुंबई में जो है उनके बहुत सारे फ्लैट हैं, बहुत सारी वो चीजें हैं, जमीनें हैं। और इसलिए जो है मैं पैसा चाहता था उनसे, और बाकी सारी चीजें बताता है। लेकिन वो कहता है कि शादी के बाद कुछ दिन तो ठीक चला, धीरे धीरे शाकिरा खलीली को शायद ये लगने लगा कि ये आदमी फ्रॉड है, और उसने जो है कहीं ना कहीं रोज झगड़े होने लगे। इसके अलावा उसने कहा कि वो अपनी बेटियों को जो है पैसा बराबर भेजती थी, और धीरे धीरे वो बेटियों के नाम प्रॉपर्टी भी कर रही थी। अब स्वामी श्रद्धानंद को लगने लगा कि अगर ये सारी प्रॉपर्टी बेटियों के नाम कर देगी तो हमारा जो मकसद था वो तो बेकार हो जाएगा, हमने इतना सब कुछ क्यों किया। इसी बात पे कई बार स्वामी श्रद्धानंद ने मना किया तो लड़ाई हुई। अब स्वामी श्रद्धानंद को ये लगने लगा कि अगर थोड़े दिन और रहिए तो सारी प्रॉपर्टी बेटियों के नाम चली जाएगी और हमें कुछ नहीं मिलेगा। और इसके लिए उसने कहा कि मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा प्लान किया जाए जिससे जो है मुझ पर या मेरे ऊपर शक भी ना जाए और हमारा काम भी हो जाए। और शाकिरा खलीली कभी जब दुनिया के सामने आएगी ही नहीं तो फिर क्या शक, और क्या जब लाश ही नहीं मिलेगी तो क्या पुलिस कर लेगी। फिर 28 अप्रैल 1991 की तारीख आती है, और ये वही तारीख है जब शाकिरा खलीली की मौत डिसाइड की गई। कहते हैं कि उस दिन सारे नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया गया और शाम को जो है वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जो है वो शाकिरा खलीली के लिए चाय बनाता है। शाकिरा खलीली चाय पीती है और कुछ देर बाद जो है वो बेहोश हो जाती है। जब शाकिरा खलीली बेहोश हो जाती है तो उनको गद्दे में लपेटता है, और गद्दे में लपेटने के बाद जो ताबूत है उसमें उनको उठा के डाल देता है। उसके बाद वो जो है उस ताबूत को बंद कर देता है, और ताबूत को बंद करने के बाद उसमें ताला लगा देता है। लेकिन ये सब करने से पहले 27 अप्रैल को एक घटना घटती है। 27 अप्रैल को जो है वो घर के बीच में जो है एक पानी का टैंक खुदवाता है। और जब ये पानी का टैंक खुद रहा था तो शाकिरा खलीली मौजूद थी। उन्होंने अपनी आंखों के सामने खुदवाया था ये टैंक, लेकिन उन्हें कानों कान ये खबर नहीं थी कि उनकी कब्र है। अब सोचिए, एक इंसान अपनी ही मौत को खुद देख रहा है, खुद व्यवस्था कर रहा है। कहते हैं शाकिरा खलीली उस वक्त मौजूद थी जब ये पानी का टैंक खोदा जा रहा था, और 27 को जो है मजदूर उसको खोद खाद के चले जाते हैं, मिट्टी सारी बाहर थी। इसके बाद मजदूरों को भी भेज दिया जाता है, नौकरों को भी भेज दिया जाता है। फिर वो ताबूत को खींच कर जो गड्ढे में करता है, सारी मिट्टी को भर देता है, और इसने सारे काम टुकड़ों में कराए थे। गड्ढा किससे खुदवाना है, कौन गड्ढे को पाटेगा, उसके बाद जो है मिस्त्री जो आएगा वो क्या करेगा, टाइल्स के लिए अलग से मिस्त्री, मतलब टुकड़ों में काम सारा हुआ। कहते हैं कि जब ये सारी चीजें हो गई उसके बाद उसने जो है मिट्टी भर दी। मिट्टी के बाद उसने मिस्त्री को कॉल किया कि सुबह तुम्हें इसकी फर्श बनानी है। फर्श मिस्त्री ने बनाया। उसने उसके बाद इटालियन मार्बल वहां पे बिछवाया, और फिर जो है वहीं पर उसने कोने में, बताते हैं, एक बार बनवाया। उसमें जो है सारी शराब की बोतलें लगवाई, बाकी सारी चीजें थी। और
अगले दिन ही उसने अपने दोस्तों को बुलाया, वहीं पर शराब पी गई सभी के द्वारा और डांस किया गया। कहते हैं कि 1991 में ये सिलसिला शुरू हुआ और 1994 तक ये कंटिन्यू चलता रहा। फिर स्वामी श्रद्धानंद खुद लेकर जाता है, बताता है उसने कहां पर दफनाया था, उसकी पूरी नाप जोख की जाती है। उसके बाद जो है शाकिरा खलीली के ताबूत को पहले उसमें से निकाला जाता है, उसके बाद शाकिरा खलीली की डेड बॉडी निकलती है और वो पूरा कंकाल हो चुका था, 3 साल बीत चुके थे। लेकिन फिर ये कहा जाता है कि पहचान कैसे की जाएगी, तो अंगूठी और हाथों में जो चूड़ियां थी, सोने डायमंड की जो चूड़ियां थी, उनसे ये पता चलता है कि उनकी बेटियां जो है पहचान करती है कि ये शाकिरा खलीली है। लेकिन पुलिस इससे सेटिस्फाई नहीं थी, फिर डीएनए कराया जाता है। डीएनए में जो है ये पता चलता है कि हाँ ये शाकिरा खलीली है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था कि जो ताबूत था उसके अंदर जो है नाखून से बहुत सारे निशान बनाए गए थे, मतलब बहुत सारे लगभग सैकड़ों हजारों जो है निशान थे, इतने बहुत कायदे से खुरेचा हो उसको। जब ये फॉरेंसिक जांच की गई तो उसमें ये पता चला कि जब शाकिरा खलीली को दफना दिया गया था उसके बाद शाकिरा खलीली को होश आ गया था, और होश आने के बाद जो है उनके नाखून बड़े बड़े थे, तो उन्होंने कोशिश की कि इस लकड़ी को नोच के जो है इसमें से बाहर निकला जा सके। और इसीलिए जो है शाकिरा खलीली का जैसे जैसे दम घुट रहा था वो जो है उन ताबूत को नोचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो कोशिश जो थी वो नाकाम थी। उन्होंने बहुत कोशिश की और जब फॉरेंसिक जांच हुई तो कहीं ना कहीं जो है अगर वो ताबूत को चीर भी देती कुछ करके, चूड़ियों से, डायमंड की सोने की चूड़ी थी, कुरेद कुरेद के जैसे भी कर देती, तब भी वो बाहर नहीं निकल पाती। जैसा कि हमने बताया ये हिंदुस्तान का पहला बाबा था जिसने ये कांड किया था। इसके बाद हिंदुस्तान में जो है लगातार आज की डेट में तो आप सोच नहीं सकते क्या क्या होता है। फिर लोगों का गुस्सा भड़का, लोग सड़कों पर उतरने लगे। सेशन कोर्ट ने जो है इसके बाद इसको लगभग 2002 के आसपास फांसी की सजा सुनाई। फिर इसने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा मंजूर रखी। फिर इसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस वक्त जो है कर्नाटक के बेलगाम जेल में ये बंद है। जब इसने शादी की थी तब ये 50 साल का था लगभग, जब ये पकड़ा गया तब 54 साल का था, जब इसकी मृत्यु हुई, सॉरी अभी मरा नहीं है, इस वक्त जो है ये लगभग 78 साल का होगा और ये उम्र कैद की सजा काट रहा है, वहीं मर जाएगा अंदर जेल में ही। और इसीलिए जो है इसको नाम दिया गया डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड। इस कहानी को पूरा नाम दिया गया डांसिंग ऑन द ग्रेवयार्ड। तो एक राजकुमारी जो लालच में फंस गई कि बेटा नहीं है तो बेटा हो जाएगा, लेकिन शायद ये भूल गई कि बेटा जादू से नहीं होता है, एक प्रोसेस ही होती है। डॉक्टर के पास या ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी, 4 बेटियां थी, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं थी।